हाय, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, हाँ जी। पूरी सीरीज किसके लिए बन रही है भाई? बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 है तो आपके लिए वीडियो एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। बुक बनने जा रही है इंडस्ट्रियल लॉ की, जिसका आज चालू करेंगे चैप्टर नंबर 5वां। नाम है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। तो हमें पेमेंट करनी है किसकी? बोनस की, और वो भी 1965 के हिसाब से। ठीक है जी, हाँ जी। तो चालू करते हैं, फटाफट से अपने टॉपिक पे आते हैं। और चालू करने से पहले बता दो भाई, अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो आप जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पे करके इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। हाँ जी, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मतलब पेमेंट इस नंबर पे नहीं करनी। ठीक है, वो आपको व्हाट्सअप पे बता दी जाएगी सारी डिटेल। तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सअप पे, हाँ जी, आप आराम से नोट्स परचेज करते हो। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करके आराम से व्हाट्सअप परचेज कर लोगे। आसान भाई, ठीक। तो शुरू करते हैं, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, चालू करते हैं। तो बोनस के बारे में बात करते हैं। ये जो बोनस एक्ट बनाया गया है, ये बनाया ही क्यों गया है? तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव क्या, बोनस क्यों दे? तो पहला द पेमेंट ऑफ बोनस टू ऑब्जेक्टिव। क्या लिखवा दिया ये? द पेमेंट ऑफ बोनस टू ऑब्जेक्टिव। भाई थोड़ा सा अलग है। हाँ जी, पेमेंट किसकी करने के लिए? बोनस की पेमेंट करने के लिए। क्योंकि जो एम्प्लॉय है हमारे पास, वो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम दिखा देते हैं, या फिर दिखा देते हैं हम कितने पैशनेट है आपके एम्प्लॉय में, आपके एम्प्लॉय बनने के बाद। ठीक है, तो उनको थोड़ी सी वो देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए हमको क्या देनी पड़ती है? बोनस देनी पड़ती है। आसान है। हाँ जी, तो एम्प्लॉयज को बोनस प्रोवाइड करने के लिए क्या बनाया गया हमारा? द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965। आसान है। हाँ जी, शुरू करते हैं। फिलहाल तो ये जो बोनस एक्ट है, ये एप्लीकेबल कहां पे है? ये पूरी दुनिया पे एप्लीकेबल, सॉरी पूरी दुनिया कह रहा हूं, पूरे भारत पे एप्लीकेबल है। ठीक है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू और कश्मीर। और हर एक चलते हैं एस्टेब्लिशमेंट को या फिर हर एक फैक्ट्री वर्कर को वो बोनस मिलेगा, है ना। तो फैक्ट्री में, अच्छा, कौन सी फैक्ट्री ऐसी है जिसको बोनस देना पड़ेगा? तो वो फैक्ट्री जिसके अंदर कम से कम 10 बंदे काम कर रहे हो। कम से कम कितने बंदे काम कर रहे हो? 10। यानी 10 से ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 10 लोग काम कर रहे हो ना, उस फैक्ट्री को क्या देना पड़ेगा? बोनस देना पड़ेगा अपने सारे एम्प्लॉइज को। आसान है। ऐसी एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो उसको कितना देना पड़ेगा? ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसके अंदर 20 या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, उसको बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर कोई पब्लिक सेक्टर है, जैसे कि गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे मैं बोल सकता हूं ना, कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऐसी कंपनी है जिसके अंदर 40% शेयर किसका हो? गवर्नमेंट का। किसका? 40% शेयर किसका है? गवर्नमेंट का, और बाकी 60% जो शेयर है वो पब्लिक का है या फिर प्राइवेट का है। ठीक है, तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को भी बोनस देना पड़ेगा। आसान भाई, हाँ जी। तो समझिए ध्यान से, फैक्ट्री में 10 या उससे ज्यादा वर्कर होने चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट में 20 या उससे ज्यादा वर्कर होने चाहिए, और पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर शेयर कौन सा है? 40% शेयर से ज्यादा शेयर किसका? गवर्नमेंट का। तो वो सारी कंपनियां क्या करेंगी? बोनस प्रोवाइड करेगी। आसान है। जो ऐसी ये सारी कंपनियां करेंगी, बोनस प्रोवाइड करेंगी, इंडिया में कहीं पे भी होगी कंपनियां। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे चलते हैं। अच्छा, डी पॉइंट कहता है भाई टेम्परेरी एम्प्लॉय। अच्छा, बोनस किसको मिलेगा? टेम्परेरी एम्प्लॉय, उसको बोनस मिलेगा। पार्ट टाइम एम्प्लॉय को भी बोनस मिलेगा, सीजनल एम्प्लॉय को मिलेगा, स्किल्ड को मिलेगा, नॉन स्किल्ड को मिलेगा। मतलब जितने तरह की भी एम्प्लॉय है ना, हर एक एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। बस शर्त यह है कि वो 30 दिन काम करके, मतलब 30 दिन हमारी कंपनी के अंदर उसने काम किया हो। आसान है। शुरू करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, ये इसी के अंदर पढ़ेंगे भाई अभी। एलिजिबिलिटी ऑफ बोनस, तो सेक्शन 8 के हिसाब से कौन कौन ऐसा इंसान है जो बोनस लेने के लिए एलिजिबल है, कौन कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसको बोनस मिलेगा। आसान है। तो सेक्शन 8 के हिसाब से कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉय है जिसको बोनस मिलेगा? पहली चीज है स्किल्ड, यानी जो वर्कर है वो स्किल्ड होना चाहिए, या फिर अनस्किल्ड, कोई सा भी चलेगा। ठीक है, हाँ जी। और उसके बाद एवरी एम्प्लॉय, यानी कि हर एक एम्प्लॉय को क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी। सैलरी 2000 भाई। अच्छा, इससे याद आया, मैंने पिछली वीडियो में आपको सैलरी बताई थी, जो क्या बोलते हैं, जिसको वेजेस मिलेगा वेज एक्ट के नाम से। ठीक है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 21,000 रुपए तक होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है भाई, हाँ जी। 21,000 नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं वहां पे 21,000 हो, शायद मैंने 24,000 बताई थी। 24,000 जो है ना भाई, नई अमेंडमेंट के हिसाब से 21,000 जो सैलरी है ना भाई, ये थी 2015 में जो अमेंडमेंट आई थी ना, उसके हिसाब से जो बोनस एक्ट की और जो 2 सैलरी वाली वो मतलब वेज वाली एक्ट अमेंडमेंट आई थी, उसके हिसाब से 2015 की अमेंडमेंट के हिसाब से 21,000 सैलरी है। लेकिन 2017 के हिसाब से, किसके हिसाब से? 2017 के हिसाब से जो सैलरी बताई गई है वो 24,000 बताई गई है। ठीक है, हाँ जी। तो मैंने यहाँ पे 21,000 लिखा हुआ है और साथ में लिख दिया मैंने 2015। तो अगर आप 2015 के हिसाब से जब पेपर में एग्जाम आएगा ना, उसमें लिख के आ जाना कि मैं नोट मैं ये वाली अमेंडमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, या फिर नोट मैं क्या बोलते हैं आपकी अमेंडमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। आपकी अमेंडमेंट के हिसाब से करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिसमें कितनी दे रखी है आपको? 24,000 सैलरी। आसान है। हाँ जी। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए वर्कर की? 24,000 आपकी 2017 के हिसाब से 24,000, और 2015 के हिसाब से कितनी है? 21,000। वरना भाई अमेंडमेंट तो इससे पहले भी है, जैसे अगर आप 5-6 साल पहले जाओगे तो वहां पे 10,000 सैलरी होनी चाहिए थी। ठीक है, हाँ जी। और जब स्टार्टिंग में ये वेज एक्ट बना था तो वहां पे 6,000 सैलरी की बात करी गई है। ठीक है, हाँ जी। तो फिलहाल अभी चालू करते हैं।
वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई। तो सैलरी कितनी होनी चाहिए जिसको बोनस मिलेगा? 21,000 या उससे कम सैलरी होनी चाहिए, 21,000 या उससे कम सैलरी। अच्छा 2017 के हिसाब से भाई, अभी ये क्लियर नहीं था ना भाई, मैंने देखा नहीं कहीं पे, लेकिन पिछले वाला वो क्लियर था, वो देख रखा था मैंने, ठीक है। लेकिन इसका क्लियर नहीं है तो वो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 2015 का ये क्लियर है कि 2015 में 21,000 सैलरी थी, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। तो आपकी सैलरी जो है वो 21,000 या उससे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तभी क्या बोलते हैं आपको बोनस मिलेगा। वरना बोनस मिल सकता है उसके बाद भी, लेकिन थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन 21,000 जिसकी सैलरी कम है उसको पक्की बात है, गारंटीड है कि आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, बस आपने कितने दिन काम किया हो? 30 दिन काम किया हो किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी फॉर्म के अंदर आपने 30 दिन काम किया तो आपको बोनस मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, अगला एम्प्लॉय LIC, मतलब अच्छा ऐसे एम्प्लॉय जिनको बोनस नहीं मिलेगा, यानी कि जिन पे बोनस नॉट एप्लीकेबल होगा, वो कौन से? LIC में काम करने वाले एम्प्लॉय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एम्प्लॉय, हॉस्पिटल्स में, सोशल वेलफेयर में काम करने वाले एम्प्लॉयज, ऐसे एम्प्लॉयज जिनको क्या बोलते हैं, जो प्रोफेशनल की तरह पे काम करते हैं, जैसे पढ़ाने का काम करते हैं, डॉक्टर का काम करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को जो है बोनस नहीं मिलेगा। आसान भाई? हाँ जी, तो जो बोनस मिलेगा वो किसको मिलेगा? जो लेबरी का काम करते हैं, जो मेहनत मतलब वैसे काम करते हैं, जो माइंड का काम नहीं करते मतलब वैसे काम करते हैं, तो उनको बोनस मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 21,000 से अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आपने 30 दिन से कम काम मतलब कम कर रखा है तो बोनस नहीं मिलेगा। 30 दिन से ज्यादा काम करा होना चाहिए एक साल के अंदर 30 दिन से ज्यादा काम करा होना चाहिए, ठीक है। अच्छी बात आती है डिसक्वालीफाइड। ऐसा कौन सा इंसान है जो डिसक्वालीफाई हो जाता है बोनस से, यानी कि उस इंसान को बोनस नहीं मिलेगा। सेक्शन 9 में बताया गया भाई किस इंसान को बोनस नहीं देंगे? जिस इंसान ने फ्रॉड किया है, जिस इंसान ने वॉयलेंट किया, या फिर मान लो लड़ाई वड़ाई करता है कोई इंसान, फ्रॉड करता है कंपनी के अंदर, तो इस इंसान को बोनस नहीं प्रोवाइड करेंगे। आसान है? हाँ जी। उसके बाद थ्रेट, उसके बाद डैमेज और मिस एप्रोप्रिएशन। हाँ जी, तो कुछ मिस एप्रोप्रिएशन किया उसने, कोई डैमेज किया या फिर कोई थेफ्ट किया है, तो उसको भी बोनस नहीं मिलेगा। आसानी था ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छे। तो अगर कोई मिस एप्रोप्रिएशन करता है या फिर कोई बिहेवियर उसका गलत है, या फिर क्या बोलते हैं चोरी चकारी करता है, या फिर कोई डैमेज करता है कंपनी के अंदर, कंपनी को लॉस होता है उसकी वजह से, तो उसको बोनस देगी कंपनी? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है भाई। हाँ जी, तो आगे चले भाई। अच्छा एक चीज मैंने क्या बताई थी भाई, यहाँ पे एप्लीकेबल किस किस पे एप्लीकेबल होगा? अगर कोई फर्म ऐसी है जिसके अंदर 10 एम्प्लॉय है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो फर्म को देना पड़ेगा बोनस। और दूसरी चीज, कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसी है जिसमें 20 एम्प्लॉय है उससे ज्यादा काम कर रहे हैं तो उसको फर्म मतलब एस्टेब्लिशमेंट को देना पड़ेगा। या फिर कोई पब्लिक कंपनी ऐसी है जिसमें 40% से ज्यादा शेयर है किसका? गवर्नमेंट का, तो उसको देना पड़ेगा बोनस। आसान भाई? हाँ जी। इसके बाद हमने सीखा था क्या चीज? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? हर एक एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा, लेकिन उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए? 21,000 से कम होनी चाहिए 2015 के अमेंडमेंट के हिसाब से। और उसके बाद क्या बोलते हैं, उसने कम से कम 30 दिन का काम कर रखा हो, और वो क्या बोलते हैं किसको बोनस नहीं मिलेगा? वो LIC में काम कर रहा हो, या फिर क्या बोलते हैं डॉक्टर हो, या फिर क्या बोलते हैं, क्या नाम था उसका, सोशल वेलफेयर में काम कर रहा हो, हॉस्पिटल्स में काम कर रहा हो, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हो, तो ऐसे वर्कर्स को बोनस नहीं मिलेगा। आसान है? हाँ जी। अगर उसने फ्रॉड किया तब भी उसको बोनस नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं, वापस आते हैं भाई मिनिमम बोनस सेक्शन 10 के हिसाब से और मैक्सिमम बोनस सेक्शन 11 के हिसाब से। तो सेक्शन 10 में बता रखा है मिनिमम बोनस कितना मिलेगा, और सेक्शन 11 में बता रखा है मैक्सिमम बोनस कितना मिलेगा। तो समझिए, सेक्शन 10 के हिसाब से जो मिनिमम बोनस है ना, वो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। कितनी कैटेगरी में बटा हुआ है? 2 कैटेगरी में। एक तो वो कैटेगरी है अगर आप अडल्ट हो, क्या हो? अडल्ट, यानी कि 15 साल से बड़े हो। एक आप क्या बोलते हैं अडल्ट नहीं हो, अभी आप बच्चे हो यानी कि माइनर हो। एक तरीके से 15 साल से आप छोटे हो। आसान है? हाँ जी। अगर आप 15 साल से बड़े हो और दूसरा 15 साल से आप क्या हो? छोटे हो, तो 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। तो जो अगर 15 साल से बड़ा है उसको तो मिलेगा 100 रुपए बोनस, मिनिमम बोनस। और जो क्या बोलते हैं 15 साल से छोटा है उसको मिलेगा 60 रुपए बोनस। कितने रुपए? 60 रुपए। आसान है? तो सेक्शन 10 कहता है भाई जो बोनस मिलेगा, मिनिमम बोनस की बात कर रहा हूं मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा। बोनस इससे फालतू ही मिलेगा, सीधी बात। तो मिनिमम बोनस क्या है? क्या बोलते हैं अगर कोई 15 साल से बड़ा इंसान है उसको बोनस कितना मिलेगा? 100 रुपए। और 15 साल से छोटा कोई इंसान है तो उसको कितना मिलेगा बोनस? 60 रुपए। अब कुछ बच्चे यहीं पे कमेंट करते हैं भैया जो छोटे बच्चे हैं ना उनको काम करने के लिए अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट, यानी कि क्या बोलते हैं चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते आप उनसे। सर ऐसी बात नहीं है। अब देखो ना, अगर बच्चा कहता है मैं खुद काम करना चाहता हूं तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा कहता है कि मैं काम नहीं करना चाहता, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, तो वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई बच्चा स्किल्ड सीख रहा है, कुछ चीज सीख रहा है, तो सीखने के लिए तो मना करती गवर्नमेंट। अब जैसे आप देखोगे एक्टर जितने भी काम करते हैं नाटकों के अंदर, क्या वो चाइल्ड लेबर होते हैं? नहीं ना, उनको फिर भी एक्टिंग करने के लिए पैसे मिलते हैं ना भाई, वो चीज सीख रहे हैं वहां पे कुछ जाके वो चीज, ठीक है। हाँ जी। तो अगर कोई ऐसी कंपनी में काम कर रहा है कोई बंदा जिससे लेबर ही नहीं करवाई जा रही, उससे कोई सामान नहीं उठवाया जा रहा, या फिर उसको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म कैसे भरते हैं। तो मैंने मान लो एक दुकान खोली जिसमें मैं टाइपिंग करवाता हूँ
या फिर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरवाता हूँ उन लोगों से, तो भाई उसमें मैंने बच्चे को रख लिया, भाई तू भी भर दियो फॉर्म, जो भी पैसे बनेगा तो कमा लियो थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जी, थोड़ी सी सैलरी प्रोवाइड कर दूंगा तेरे को मैं, और उससे वो सीख रहा है कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म कैसे भरते हैं, कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, क्योंकि बाहर जाता तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे उसका सब चीज बच रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को मैं काम पे रखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अगर यहाँ पे मैं उससे लेबरी करवा रहा था, मजदूरी करवा रहा था, उसको बोल रहा था भाई 12-12 घंटे काम करेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे वो काम नहीं कर सकता, मतलब वो नहीं कर सकता मैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर नहीं हो सकती। फिलहाल अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। मिनिमम बोनस जो क्या होता है, मिनिमम बोनस एडल्ट में मिलेगा 100 रुपए, और क्या बोलते हैं माइनर में कितना मिलेगा 60 रुपए। आगे चलते हैं वापस, बात आती है भाई मैक्सिमम बोनस की। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बोनस, मैक्सिमम बोनस दे सकते हैं भाई 8.33%। अच्छा, बोनस की जो रेट है वो कितनी है, 8.33%। आपको बोनस कितना देना है, 8.33% से चालू होगा, और आपको मैक्सिमम बोनस कितना देना है, मैक्सिमम है 20%। आप 20% तक जो भी इसकी सैलरी होती है। अच्छा, सैलरी के साथ एक चीज और जुड़ेगी जिसको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, लिखा मैंने कहीं पे, ये रहा सैलरी। जो मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, सैलरी के साथ साथ क्या जुड़ेगा, डीए भी जुड़ेगा, डियरनेस अलाउंस भी जुड़ेगा, आसान है। हाँ जी, तो सैलरी का 8.33% आप बोनस दे सकते हो, और जो कि क्या बोलते हैं कहां तक जा सकता है, 20% तक। तो सैलरी का 20% तक आप क्या दोगे, बोनस दोगे, आसान है। शुरू करते हैं। फिलहाल तो जो मिनिमम अमाउंट होगा बोनस का वो कितना होगा, वो 100 रुपए होगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा, वो कह रहा है भैया मिनिमम इंटरेस्ट जो है वो 8.33 है, और मिनिमम यहाँ पे कह रहा है 100 रुपए, तो यहाँ पे कितना होगा, सुनिए ध्यान से। अगर मान लो किसी की सैलरी कितनी है, मान लेते हैं किसी की सैलरी है जो वो 1000 रुपए, किसी सैलरी कितनी है 1000 रुपए, साल की कितनी 1000 रुपए, तो उसको 8.33% के हिसाब से कितना बोनस मिलना चाहिए, साल का 1000 हो गया, यानी कि उसको मिलना चाहिए, ये हो गया 83.3%। तो इस हिसाब से तो उसको 83 बोनस मिल रहा है ना। लेकिन भैया आपने मिनिमम अमाउंट कितना बता रखा है, 100, तो कितना दिया जाएगा 100, आसान। हाँ जी, अगर उसका 183.33% बन रहा होता, अगर उसका 183.33% बन रहा होता, तो मिनिमम अमाउंट कितना बताया मैंने 100, तो आप कौन सा बोनस दोगे, उससे जो भी ज्यादा लगता है आपको, यानी कि 183 है तो उसको 183 मिल सकता है, लेकिन मिनिमम अमाउंट कितना मिलेगा 100 से बोनस कभी भी नीचे नहीं जाएगा, आसान है। हाँ जी, शुरू करते हैं भाई। तो मैक्सिमम कितना बोनस है 20%, और मिनिमम कितना बोनस है 100 रुपए, ठीक है भाई। हाँ जी, अगर परसेंटेज में बात करें तो मिनिमम परसेंटेज कितनी है, 8.33% के हिसाब से आप बोनस देते हो, उससे कम नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ बोनस, बोनस की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी, वो कर ली जाएगी भाई सैलरी के बेस पे। और सैलरी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, बेसिक पे प्लस में डियरेंस अलाउंस, आसान है। हाँ जी, तो बेसिक पे और डियरेंस अलाउंस को जोड़ के अगर आपकी सैलरी 7000 है, कितनी है 7000, ठीक है 7000 है, तब कैसे दिया जाएगा, और 7000 से ऊपर तब कैसे देंगे, और 7000 से नीचे वो कैसे देंगे, समझिए। यहाँ पे सैलरी को बटा जाएगा 7000 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 7000 के हिसाब से। फिलहाल मेरे हिसाब से तो यहाँ पे इसके हिसाब से होना चाहिए था, कितना था 24,000, जो बताया था मैंने आपको। सैलरी कितनी होनी चाहिए 24,000, तो 24,000 के हिसाब से होना चाहिए था, मगर इन्होंने 7,000 को रखा, तो वही 7,000 के हिसाब से पढ़ते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई एक अमेंडमेंट्स की जितनी भी मेरे को लगता है ना कि अमेंडमेंट की जो भी वीडियो बन सकती है कि सैलरी कितनी होगी और ये सब कितना होगा, उसकी एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूं आपके लिए, ठीक है। हाँ जी, टाइम के अगर मिल जाता है तो, वरना बुक में जो लिखा हुआ है वो लिखते हैं फिलहाल, ठीक है। हाँ जी, तो सैलरी के हिसाब से अगर किसी की सैलरी इंप्लॉय की 7,000 से कम है, अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी, ये पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं, अगर किसी इंप्लॉय की सैलरी जो है वो पर मंथ 7,000 रुपए से कम है, ठीक है। हाँ जी, तो जो उसको बोनस मिलेगा वो मिलेगा 7,000 पर, किस पे मिलेगा 7,000 जो उसकी सैलरी है उस पे। मान लो किसी इंप्लॉय की सैलरी कितनी है 5,000 रुपए, कितनी है पर मंथ 5,000 रुपए पर मंथ है, तो उसको जो बोनस मिलेगा वो किस पे मिलेगा 5,000। क्या उसकी सैलरी का 8% मिलेगा, नहीं, वो सैलरी का 8% मतलब जो मानी जाएगी उसकी सैलरी कितनी मानी जाएगी 8,000, तो 8,000 के मतलब सॉरी 7,000, और 7,000 के हिसाब से हम क्या दे देंगे उसे, बोनस दे देंगे, आसान है। 7,000 इंटू, देखो बोनस ऐसे निकालेंगे, जैसे कि किसी की सैलरी मान लेते हैं 5,000 है, तो 5,000 सैलरी के होने के बाद क्या बनेगा, एक तो बनेगा भाई क्या हो गया, क्या नाम आ गया, हाँ जी 7,000 इंटू में 12, क्योंकि 12 महीने काम करते हैं ना, तो ये पूरे साल की सैलरी आ जाएगी। इंटू में कितना परसेंट बोनस देना है 8.33, तो इंटू में 8.33%, तो आप इस तरीके से निकाल लोगे जो भी उसको बोनस देना होगा। अगर किसी की सैलरी 7,000 से ज्यादा है, यानी किसी की सैलरी अगर 10,000 है, तो वहां पे कितना बोनस दिया जाएगा, क्या 7,000 के हिसाब से देंगे तब भी नहीं जी, 7,000 के हिसाब से नहीं। अब उसकी सैलरी 10,000 है ना, 7,000 से ऊपर है, तो जो एक्चुअल सैलरी है उस पर बोनस मिलेगा, आसान है। अगर सैलरी कम हो 7,000 से तो बोनस किस पे मिलेगा 7,000 पे, और अगर सैलरी ज्यादा हो 7,000 से तो बोनस किस पे मिलेगा, जो एक्चुअल सैलरी होगी उस पे। तो बस यही लिखा हुआ है, 7,000 से कम सैलरी होगी तो बोनस 7,000 पे मिलेगा, 7,000 से ज्यादा सैलरी होगी तो एक्चुअल, थोड़ा उल्टा हो गया, हाँ जी 7,000 से कम सैलरी और 7,000 से ज्यादा सैलरी, सैलरी अगर ज्यादा होगी 7,000 से तो एक्चुअल सैलरी पे मिलेगा बोनस, ठीक है भाई। हाँ जी, अब क्या रह गया टॉपिक, अच्छा सेक्शन कौन सा हो गया, ये सेक्शन कौन सा था भाई 10 और 11 हो गया सेक्शन। अब चालू करते हैं सेक्शन कौन सा,
हाँ जी, बात आती है थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं भाई, कि बीच में लिखी हुई थी डेफिनेशन, मेरे को लगा उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि जब पढ़ाऊंगा सारा का सारा तब आपको डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग ईयर लिखा हुआ भाई सेक्शन 2 और 1 में कि कौन सी कंपनियां अकाउंटिंग ईयर कब मानेंगी, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से दिया जाता है ना बोनस भाई। हाँ जी, तो अकाउंटिंग ईयर क्या होगा, अगर कोई कॉर्पोरेशन है तो वो बैलेंस शीट के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर मानेगा। जैसे अगर उनकी बैलेंस शीट 1 जनवरी से 31 मतलब 31 दिसंबर वाली है तो वो दिसंबर को ये अकाउंटिंग ईयर मानेंगे, मतलब 1 जनवरी को ही नया साल होगा उनका। ठीक है, हाँ जी, अगर कोई कंपनी है तो कंपनी जो उनकी एजीएम होती है, एजीएम से पहले उन्होंने प्रॉफिट और लॉस निकाला होगा, तो जब भी वो प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगी उस टाइम पे क्या माना जाएगा कि उनका अकाउंटिंग ईयर पूरा हो गया। इनका लिए जरूरी नहीं है कि वो कब एजीएम करते हैं या फिर किस टाइम से खत्म करते हैं। जैसे एजीएम दिन साल में 2 बार होते हैं तो साल में 2 बार क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया उनके लिए। ठीक है, हाँ जी, और बाकी जो अदर केस है, अदर केस में 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, यानी कि अप्रैल का जो फर्स्ट डे होगा वहां से मालूम हो जाएगा अकाउंटिंग ईयर, और उनका खत्म कब होगा वो अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को। ठीक है, हाँ जी, बात आती है सेक्शन 4 में, मतलब सेक्शन 4 क्या कहता है, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा कंपनी का, समझिए भैया, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना ही क्यों कंपनी का, समझिए ग्रॉस प्रॉफिट इसलिए निकालना होता है कि जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसका 67 और 60% ही क्या करते हैं वो लोग बोनस के तौर पे देखते हैं। मान लो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो सारा का सारा पैसा बोनस में नहीं उठा देगी, समझ में आया। हाँ जी, थोड़ा बचाना भी पड़ेगा, इसलिए जो बोनस में है वो कितना पैसे देखते हैं हम लोग केवल 60 या फिर 67% ही बोनस देखते हैं। तो पहले एक बार निकालना पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, वो बैंकिंग कंपनी के लिए तो शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगे, और अगर कोई अदर कंपनी है इसके अलावा तो किसको फॉलो किया जाएगा, शेड्यूल 2 को। अब ये शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 हमारे टॉपिक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो जब आप आएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो बैंकिंग कंपनियां शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगी, और बैंकिंग जो वो अदर कंपनी है वो किसको फॉलो करेंगी, शेड्यूल 2 को, जिसके हिसाब से वो क्या निकालेंगी, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है भाई, हाँ जी, आगे चल करते हैं भाई, टाइम लिमिट ऑफ बोनस सेक्शन 19। सेक्शन 19 में कितना बोनस की टाइम लिमिट दे रखी है, यानी कितने महीने में एम्प्लॉइज को बोनस मिल जाना चाहिए। तो कह रहा है विद इन 8 मंथ, 8 महीने के अंदर एम्प्लॉइज को बोनस मिल जाना चाहिए। आसान है, जो टाइम पीरियड होता है साल जो होता है वो 12 महीने का होता है, तो 8 महीने के अंदर एम्प्लॉइज को बोनस मिल जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो फोन की बैटरी थोड़ी कम हो रही है, ये बची है कितनी, 5%। देखो वीडियो बन जाए तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ जी, तो जो सैलरी है वो कितनी मिलनी चाहिए भाई, 8% जो है, मतलब 12 महीने में से 8 महीने का वो क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ बोनस लिमिटेड। वापस आते हैं भाई, हाँ जी, टाइम ऑफ बोनस लिमिटेड सेक्शन 19 क्या कहता है, सेक्शन 19 कहता है कि ना 8 महीने के अंदर आपको क्या मिलना जानी चाहिए, बोनस। जिस दिन बोनस डिक्लेयर किया तब से लेके 8 महीने तक का टाइम है कंपनी के पास, कंपनी को बोनस देना पड़ेगा 8 महीने के अंदर। ठीक है, हाँ जी, अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आ जाती है, कोई अवार्ड हो जाता है, एनफॉर्मेंस ऑफ अवार्ड हो जाता है, तो वहां पे आपको बोनस कितना देना पड़ेगा, मतलब 1 महीने के अंदर ही देना पड़ेगा, आपको जल्दी ही बोनस प्रोवाइड करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कोई अप्लाई कर दिया है, मतलब कुछ चीज रिस्ट्रिक्शन डाल दी आपके ऊपर, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ कह दिया, तो वहां पे आपको बोनस कितना देना पड़ेगा, केवल 1 महीने का देना, मतलब 1 महीने के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, अच्छा, कई बार क्या हम टाल सकते हैं बोनस, देखो मैंने बताया 8 महीने के अंदर ही बोनस देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, हाँ हम टाल सकते हैं बोनस को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको गवर्नमेंट को अपना कॉज बताना पड़ेगा कि हमने क्यों टाला है वो बोनस। आसान है, हाँ जी, कंपनी जो है वो बोनस को टाल सकती है, और कितना टाल सकती है, मैक्सिमम 2 साल तक टाल सकती है बोनस को, लेकिन वो कॉज बताना पड़ेगा किसको, गवर्नमेंट को, कि हमने बोनस को टाला क्यों है। आसान, हाँ जी, बात आती है रिकवरी ऑफ बोनस, यानी कि क्या बोनस की रिकवरी करी जा सकती है। जैसे कोई एम्प्लॉय था जिस टाइम पे कंपनी ने बोनस दिया वो उस टाइम पे था ही नहीं, क्या बोलते कंपनी के अंदर, तो क्या वो बोनस रिकवर करा जा सकता है, हाँ जी, वो रिकवर करा जा सकता है। एप्लीकेशन टू गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दो, गवर्नमेंट को अप्लाई करो, तो गवर्नमेंट आपको बोनस प्रोवाइड कर देगी। आगे चलते हैं, गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट। अच्छा, बोनस तुरंत ही नहीं मिलेगा, जैसे ही आप एप्लीकेशन दोगे गवर्नमेंट उस पर चेक करेगी, और एप्लीकेशन मिलने के बाद गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। दूसरा स्टेप क्या है, गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी, हाँ जी, हमने आपकी क्या बोलते हैं वो जो इशू है आपका उस पर देखना चालू कर दिया है। ठीक है, उसके बाद अप्लाई अंडर 1 ईयर, और ये जो आपने अप्लाई किया बोनस रिकवरी के लिए, यानी कि आप अपना बोनस वापस चाहते हो, ठीक है, क्योंकि आपने छोड़ दिया था वो बोनस, तो आपको 1 साल के अंदर ही अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई 1 साल हो गया, मतलब कि 1 साल के अंदर ही, जैसे आपको पता चला कल परसों बोनस दे दिया, तो आप 1 साल के अंदर ही क्या कर दो, बोनस के लिए अप्लाई कर दो गवर्नमेंट को। ठीक है, कि मेरे को रिकवरी चाहिए किसकी, बोनस की। और दूसरी चीज, अगर गलती से आपने 1 साल से क्या बोलते ज्यादा टाइम हो गया और आपको बोनस नहीं मिला, तो क्या अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अप्लाई के साथ साथ आपको कॉज बताना पड़ेगा कि आपने इतना लेट क्यों कर दिया, आपने बोनस के लिए 1 साल के अंदर अप्लाई क्यों नहीं कर पाए। आसान था भाई, हाँ जी, आगे चलते हैं, बात आती है कैलकुलेशन ऑफ बोनस। बोनस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो समझिए बोनस 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, पहला प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस से और दूसरा प्रोडक्टिविटी के बेसिस से। देखिए प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे हमने पहले ही सीख लिया था जब हमने पढ़ा थी, कौन सी बुक, अगर आपने गलती से वो वाली बुक पढ़ी हो, कौन सी बुक पढ़ी हो, कौन सी बुक थी, हाँ जी इससे पहले वाली, हाँ
अगर आपने गलती से पढ़ी हो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हाँ भाई, तो शुक्र है वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है भाई। हाँ जी, पहले पूरी वीडियो बन गई थी वो वाली, बस बीच में देखा कि भाई बैटरी खत्म हो रही थी, तो फिर बैटरी पूरी तरीके से खत्म हो गई, मतलब पूरी 5% पे आके अपने आप वीडियो रुक जाती है, तो देखा भाई पूरी खत्म हो चुकी थी, ठीक है। तो फिर अब दोबारा से चालू करते हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। हम कैलकुलेट कर रहे थे किसके बारे में, बोनस के बारे में, कि बोनस की कैलकुलेशन कैसे करी जाएगी। तो बोनस की कैलकुलेशन करने के लिए दो तरीके हैं, पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्टिविटी मेथड। प्रोडक्टिविटी मेथड जो था हमने पहले पढ़ चुके हैं भाई, क्या बोलते हैं, जब आपने एचआरएम की वीडियो पढ़ी होगी ना, हाँ मैं वहीं पे टॉपिक पे था जहां पे रुक गई थी, ठीक है। जब आपने पुरानी वीडियो पढ़ी होगी जिसका नाम था एचआरएम, उसके अंदर मैंने सिखाया था प्रोडक्टिविटी मेथड, प्रोडक्टिविटी के बेसिस पर आप कैसे बोनस निकालते थे, याद है। हमने सीखा था रोमन मेथड, हमने सीखा था हासले मेथड, ठीक है। और बहुत सारे मेथड थे जिसमें हम प्रोडक्शन के हिसाब से क्या निकालते थे, बोनस निकालते थे, बोनस कैलकुलेट कर लेते थे। इस बार हमें क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से क्या निकालना है, बोनस निकालना है। बोनस के लिए आपको पता होगा होता क्या है, बोनस जितना भी प्रॉफिट कमाती है कंपनी एक्स्ट्रा, तो फिर उसमें से थोड़ा सा पार्ट या फिर बेसिक से जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा वो क्या करती है, अपने जो एम्प्लॉइज है उनके साथ शेयर करती है, कि भाई आपने इतनी मेहनत करी तो आपके मतलब मेहनत के बदले में थोड़ा सा कंपनसेशन हमसे ले लो, आसान है ना। हाँ जी, उसी को बोनस बोलते हैं। हाँ जी, तो चालू करता हूँ फिलहाल। तो बोनस हम प्रॉफिटेबिलिटी का हिस्सा जो निकालेंगे वो किस तरीके से निकालेंगे, समझिए। तो बोनस जो है वो दो तरीके से निकल सकता है। पहला तरीका है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा हो तब भी आप बोनस निकाल सकते हो, अगर आपको दे रखा है अवेलेबल सरप्लस तब भी आप बोनस निकाल सकते हो। तो बोनस निकालने के लिए कितने तरीके हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और अवेलेबल सरप्लस। वैसे कहने के लिए दो पॉइंट है, दो टॉपिक है, वैसे है एक ही टॉपिक। तो दो तरीके से अवेलेबल मतलब ग्रॉस प्रॉफिट के तरीके से और अवेलेबल सरप्लस के तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, क्या बोलते हैं, बोनस निकाल सकते हो। तो एक बार चेक करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट सेक्शन 4 के अंदर जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाला था, याद है मैंने वहां पे करवाया था सेक्शन 4 के अंदर मैंने बताया था ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ठीक है। वहां पे दो शेड्यूल थे, अगर बैंक या फिर बैंकिंग कंपनीज है तो वो क्या करेंगी, शेड्यूल 1 को फॉलो करेंगी, और क्या बोलते हैं अगर कोई दूसरी कंपनीज है वो किसको फॉलो करेंगी, शेड्यूल 2 को फॉलो करेंगी। तो उसके हिसाब से जब हमने निकाला था ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकाला था, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट के हिसाब से ही हमें क्या देना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा, ठीक है भाई। हाँ जी, जिससे हम क्या निकालेंगे फिर अवेलेबल सरप्लस। और वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है, मैं बोनस निकालने जा रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, बोनस, और वो किसके थ्रू, ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू। तो पहले क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से पहले आप डैप माइनस करोगे और डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, यानी कि एम्प्लॉय के लिए डेवलपमेंट के लिए जितना भी हमने रिजर्व बना रखा है वो रिजर्व के पैसे उसमें से माइनस करोगे। अगली चीज टैक्स का प्रोविजन माइनस करने हैं, उसके बाद शेड्यूल एक्सपेंसेस माइनस करने हैं, इसके बाद ये खर्चे माइनस करने के बाद जो हमने खर्चे फिक्स कर रखे थे, ठीक है, वो सब माइनस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो क्या कहलाएगा, अवेलेबल सरप्लस। जैसे कि ये रहा, आसान है, करना वही पड़ेगा, अवेलेबल सरप्लस ही निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है तो पहले से आप इनमें से ये सारी डिडक्शंस माइनस करोगे, तब आपका क्या आएगा, अवेलेबल सरप्लस। आसान है। हाँ जी, जिसको क्या कहते हैं भाई, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है अवेलेबल सरप्लस। तो सेक्शन 5 क्या कहता है, सेक्शन 5 कहता है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारी चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। आसान है, समझिए। ग्रॉस प्रॉफिट का सेक्शन 4 क्या कह रहा है, सेक्शन 4 कह रहा है अगर बैंकिंग कंपनीज है तो आप शेड्यूल 1 को फॉलो करोगे, ठीक है। हाँ जी, और अगर कोई दूसरी कंपनीज हैं, अगर कोई कंपनी है बैंकिंग कंपनी के अलावा, तो वो शेड्यूल किसको फॉलो करेंगी, सेकंड को फॉलो करेंगी। उसके हिसाब से हमें क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद हम डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट चलते हैं, रिबेट रिजर्व और टैक्स प्रोविजन और शेड्यूल एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद हम क्या निकाल लेंगे, अवेलेबल सरप्लस। जितना भी हमारे पास क्या है, पैसा बचा हुआ है। आसान है, यानी जितनी भी हमारी प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से हम सारी की सारी अपनी डिडक्शंस माइनस कर देंगे, डिडक्शन माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बच जाएगा, अवेलेबल सरप्लस, यानी हमें एक्चुअल में जितना प्रॉफिट हुआ है, आसान है, वो बच जाएगा हमारे पास, जितना एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। और उसी प्रॉफिट को हम बांटेंगे किसके साथ, बोनस के तौर पे एम्प्लॉयज के साथ। अब देखो पूरा प्रॉफिट तो बांट नहीं सकते, क्योंकि एक्चुअल में मेहनत तो भाई बिजनेसमैन की होती है, एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है कुछ, ठीक है। हाँ जी, तो पूरा प्रॉफिट नहीं बांटा जाएगा। तो अवेलेबल जो सरप्लस है उसमें से लगभग 60 या फिर 67% जो होगा वो बोनस के तौर पे बांटा जाएगा, बाकी तो बिजनेसमैन अपने पास रखेगा। आसान है, जो भी अवेलेबल सरप्लस है उसमें से 60 या फिर 60% ही 67% ही क्या करेंगे, हम बांटेंगे किसके साथ, एम्प्लॉयज के साथ। इतना समझ में गया। हाँ जी, अब ऐसे कौन से केस है जिसमें 60% बांटना पड़ेगा, या फिर ऐसे कौन से केस है जिसमें 67% बांटना पड़ेगा, तो समझिए ध्यान से। जितना भी हमारे पास अवेलेबल सरप्लस है, अगर कंपनी ने उसमें से अपना क्या बोलते हैं, जो डिविडेंड होता है, जो उसको देखना होता है शेयर होल्डर्स को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, किसी को भी अगर आपको डिविडेंड पे करना है किसी को, तो वो डिविडेंड अगर आपने अरेंज कर लिया है, अगर आपने डिविडेंड पहले से ही अरेंज कर लिया है, तो बोनस आपको देना पड़ेगा ओनली 60%।
आसान है। यानी अगर कंपनी ने डिविडेंड पहले से ही अरेंज कर लिया है, डिविडेंड के लिए पैसा अलग से इकट्ठा कर रखा है, तो जो पैसा बच गया केवल 60% क्या दे दोगे आप, बोनस के तौर पे बांट दोगे। आसान है। जो भी अवेलेबल सरप्लस आया था उसका 60% हम क्या कर देंगे, बोनस के तौर पे बांट देंगे। लेकिन अगर कंपनी ने ये जो डिविडेंड का पैसा अवेल नहीं किया या फिर अरेंज नहीं किया है, तब बोनस जो है वो कितना बांटेंगे भाई, 67% जो है बोनस बांटेंगे किसको, एम्प्लॉइज को। आसान भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, डिविडेंड का पैसा अवेलेबल मतलब अरेंज कर लिया आपने तो 60% बांटोगे आप सरप्लस का, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने अरेंज नहीं किया तो कितना बांटोगे आप, 67% बांटोगे किसके तौर पे, बोनस के तौर पे। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेते हैं मेरी कंपनी ने कमाया 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए, ठीक है। तो मेरी कंपनी ने 100 लाख रुपए कमाए हैं, जिसमें से मेरी कंपनी ने अगर मान लो अरेंज कर लिया है उसका डिविडेंड का पैसा, तो हम 60% बांटेंगे। अगर अरेंज नहीं किया तो कितना बांटते हैं, 67%। आसान, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कितना मैंने बांटा, 67% बांट रहा हूं, क्योंकि मेरे पास डिविडेंड का पैसा अवेलेबल नहीं है, मैंने अरेंज ही नहीं किया अभी। तो मैं 67% क्या दूंगा, बोनस के तौर पे अपने एम्प्लॉइज को दूंगा। अच्छा, ये सारा कैलकुलेशन का हिसाब किताब जो है ये किसमें बताया गया भाई, शेड्यूल 4 के अंदर बताया गया है, ठीक है। ये सारा एक हिसाब किताब कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो सारा का सारा किसके अंदर है, शेड्यूल 4 के अंदर है, ठीक है। क्या आपको ये जो पूरा चार्ट है ये शेड्यूल 4 के अंदर लिखा हुआ है। हाँ जी, तो मेरे को कितना बांटना पड़ेगा, 67%। अच्छा, यहाँ पे बात आती है भाई सेट ऑन और सेट ऑफ की, किसकी, सेट ऑन और सेट ऑफ। अब ये सेट ऑन क्या होता है और सेट ऑफ क्या है समझिए ध्यान से। बोनस के तौर पे मैं कितना बांटूंगा, 67%। तो सेट ऑफ और सेट ऑन क्या है समझो। मैंने अभी बताया था बोनस एक एम्प्लॉय को कितना मिलेगा भाई, एक एम्प्लॉय को बोनस मिलता है 8.3% मिनिमम, सॉरी 8.33% कितना मिलता है, ये मिनिमम अमाउंट है। वैसे मिनिमम अमाउंट कहा जाए तो 100%, 100 रुपए भी कह सकते हैं कि 100 रुपए मिनिमम बोनस मिलता है, लेकिन 8.33 कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने जितने भी एम्प्लॉय थे उनको गिना और उनको बोनस देने के लिए कैलकुलेट किया। मैं कह रहा हूं कंजूस इंसान हूं मैं, इस वजह से मैं बोनस जो है वो 8.33% के हिसाब से ही दे रहा हूं मैं बोनस, ठीक है। और मैंने बोनस देने की सोची और जो मेरा बोनस का अमाउंट आया वो कितना आया, 50 लाख। कितना आया, मैं 8.33 के हिसाब से एम्प्लॉयज को कितना दे रहा हूं, 50 लाख। कोई दिक्कत नहीं ना, आसान इतना, ठीक। अब समझिए ध्यान से, मेरे पास जितना भी सरप्लस आया था, जैसे 100 लाख रुपए सरप्लस में थे, मैंने बोनस के तौर पे कितना बांटने की सोची, 67%। यानी मेरे को 67 लाख जो है वो बोनस के तौर पे बांटने पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअली में एम्प्लॉइज को कितना देना पड़ रहा है, खाली 50%, 50 लाख ही तो देना पड़ रहा है 8.33 के हिसाब से। आसान है। हाँ जी, तो देखिए अब 67 के लिए 67 लाख जो है मेरे पास उसके लिए पड़े हुए हैं बोनस के लिए, कि मैं बोनस के लिए बांटूंगा कितने रुपए, 67 लाख। लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉय को कितना देना पड़ा, 50 लाख। तो 50 लाख तो मैं दे दूंगा। तो मेरे पास अभी जो रिजर्व में पड़ा होगा 67 में से मैंने 50 लाख तो एम्प्लॉय को दे दिया एक्चुअल बोनस, तो मेरे पास जो रिजर्व में पड़े होंगे पैसे, यानी मैं बोनस देने के लिए तैयार, कितने रुपए और पड़े होंगे मेरे पास, तो वो पड़े होंगे 17 लाख। कितने रुपए पड़ेंगे, 17 लाख। तो 17 लाख मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं जो कि मैं बोनस देने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है ही नहीं जिसको मैं बोनस दूं। आसान है ना। 50 मेरे पास जितने भी एम्प्लॉय थे उनको टोटल बोनस मिला के कितना बन रहा है, 50 लाख। तो मैंने 50 लाख बोनस दे दिया, लेकिन मेरे प्रॉफिट के हिसाब से मैं वो कितना बोनस देना चाहिए था, 67 लाख। आसान है। और मैं कंजूस इंसान हूं, मैं उनका इंटरेस्ट बढ़ा नहीं सकता, तो मैं उतना ही बोनस देना चाहता हूं, मिनिमम बोनस जो भी है, ठीक है। तो बाकी जो 17 लाख बचे हैं, इस 17 लाख का क्या किया जाएगा, इसको बोनस के अकाउंट में ही मतलब रहने दिया जाएगा। इसको हम बोलेंगे सेट ऑन। क्या बोलेंगे इसे, सेट ऑन। सेट ऑन कब होता है, जब एक्सेस होता है। क्या होता है, एक्सेस होता है। क्या एक्सेस होता है, अवेलेबल सरप्लस। जो हमारे पास अवेलेबल सरप्लस है वो ज्यादा होता है जब किससे, जो हमने बोनस दिया है, जो हमने बोनस दिया है एम्प्लॉयज को, अगर अवेलेबल सरप्लस जो है वो उससे ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सेट ऑन। समझ में आया। हाँ जी। और सेट ऑन मतलब जैसे आपने बैलेंस वीडियो और बैलेंस सीरीज सीखा होगा ना, यानी कि उसी की तरह है कि ये जो बैलेंस है ये बच गया है और इस बैलेंस को हम यूज करेंगे अगले साल बोनस देने के लिए फिर दोबारा। समझाया इतना। हाँ जी। अच्छा, ये सेट ऑफ क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लो मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं और मैं कम से कम बोनस देना चाहता हूं, तब भी वो जो एम्प्लॉयज हैं वो बन रहे हैं 70 लाख। कितने बन रहे हैं कि मैं बोनस कितना दूं, 70 लाख हर एक एम्प्लॉय को, तब भी मेरे पास देखो 3 लाख कम पड़ गया ना पैसा, और 3 लाख रुपए जो कम पड़ गए हैं, बाकी तो प्रॉफिट है ना भाई, प्रॉफिट तो बांट सकता अपना। हाँ जी। तो जितना मैंने बताया था 67%, तो उसके हिसाब से देखा मैंने, तो अभी भी 3 लाख रुपए मेरे को और देने हैं, तो इसको बोलते हैं सेट ऑफ। क्या बोलते हैं इसे, सेट ऑफ। और इसको कर दिया जाएगा ड्यू। क्या कर दिया जाएगा, ड्यू। क्योंकि मैं अभी 70 लाख दे नहीं सकता ना, तो मैं 67 लाख तो दे दूंगा एम्प्लॉयज को, लेकिन जो 3 लाख रुपए बोनस बच गया अभी जो किसी एम्प्लॉय को मिलने वाला था, वो मैं कर दूंगा ड्यू। याद है ना, बोनस को हम ड्यू नहीं कर सकते, देखते कितना, 8 महीने के अंदर हमको बोनस पे करना पड़ेगा। 8 महीने के अंदर हमको बोनस पे करना पड़ेगा, पहले बता चुका हूं सारी चीजें, ठीक है। 8 महीने के अंदर हमको बोनस पे करना पड़ेगा, लेकिन हम उसको टाल सकते हैं। कब तक, 2 साल तक टाल सकते हैं, लेकिन हमको कॉज बताना पड़ेगा। किसको, गवर्नमेंट को। हमको बताना पड़ेगा, एक कॉज बताना पड़ेगा कि हमने क्यों टाला। तो हम बता सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास इतना सरप्लस
था ही नहीं कि हम उसको क्या दे पाए, बोनस दे पाए। तो हम 2 साल तक उसे टाल सकते हैं। हम अगली साल क्या कर देंगे, उसे सेट ऑफ, हमने दिया कि हम अभी बोनस नहीं दे पा रहे, हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो जाएगा वरना बोनस देने के टाइम पे, तो हम उसे क्या करेंगे, सेट ऑफ में डाल देंगे ताकि अगली साल जो हम बोनस बनाएंगे उससे पे कर देंगे वो बोनस। समझ में आ गया भाई? हाँ जी। तो इस तरीके से पूरी पूरी ट्रीटमेंट होती है किसकी, बोनस की। कोई डाउट तो नहीं ना? मेरे को आई होप भाई बढ़िया अच्छी तरीके से समझा दिया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो समझिए दोबारा से एक बार और क्या समझा हमने, बोनस कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्टिविटी के हिसाब से छोड़ दो, हम कॉस्ट चलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बोनस सीखेंगे। तो बोनस कैसे निकालते हैं, पहली चीज हमें देखना है भाई ग्रॉस प्रॉफिट, वो भी सेक्शन 4 के अंदर लिखा हुआ है, शेड्यूल 1। अगर क्या होता है बैंकिंग कंपनी है और अदर कंपनी है तो शेड्यूल 2 को फॉलो करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें वहां से मिल जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही मिलता है हम क्या कर देंगे, उसमें से डेप्रिसिएशन, डेवलपमेंट क्या होता है, रिबेट, रिजर्व और टैक्स प्रोविजन, जो भी इनकम टैक्स का प्रोविजन होगा, एम्प्लॉय की टैक्स भी तो काटने पड़ते हैं ना, हाँ जी, वो टैक्स काटेंगे। और उसके बाद शेड्यूल एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस है वो हमने क्या, जो उनमें से काटने थे वो सब काट लेंगे। तो जितना भी पैसा बच जाएगा उस पैसे पे हमें क्या देना पड़ेगा, बोनस देना पड़ेगा। वो भी कितना परसेंट देना पड़ेगा, 67 या फिर 60%। 60% कब, जब हमने डिविडेंड का पैसा अरेंज कर रखा है, और 67 कब, जब हमारे पास डिविडेंड का पैसा अरेंज नहीं है। आसान है। तो जितना भी बच गया हमारे पास, जैसे 67 लाख बच गया था तो उतना हम बोनस देंगे। आसान है। लेकिन ये जो बोनस है 67 लाख, ये कंपनी इतना बोनस देगी, समझ में आया, इतना समझ में आ गया। लेकिन एक्चुअली में एम्प्लॉइज को कितना मिलेगा वो निकाला जाएगा अलग तरीके से। जैसे हमने निकाला वो जो था ना 8.33% जो होगा एक्चुअल में एम्प्लॉइज को मिलेगा, तो 8.33% के हिसाब से निकाल लेंगे। जितना भी कम या ज्यादा पड़ता है हम सेट आउट या फिर सेट ऑफ के नाम पे डाल देंगे। आसान भाई, यहां पे खत्म होता है पूरा चैप्टर। बस छोटे छोटे टॉपिक रह गए वो समझते हैं। एम्प्लॉयर कौन होता है, बिजनेसमैन। और बिजनेसमैन की ड्यूटीज क्या होती है और बिजनेसमैन के राइट्स क्या होते हैं बोनस के रिगार्डिंग सीखते हैं। पर तो बिजनेसमैन की ये ड्यूटी बनती है कि वो कैलकुलेट करेगा बोनस, यानी वो हिसाब किताब लगाएगा कितना किसको बोनस देना है। आसान है। एम्प्लॉय खुद नहीं करेगा, ये काम एम्प्लॉयर का है। वो हिसाब लगाएगा किस एम्प्लॉय को कितना बोनस देना है, उसके बाद सबमिट करेगा वो रिपोर्ट किसके पास, इंस्पेक्टर के पास। और इंस्पेक्टर कहां से चुन के आता है, वो गवर्नमेंट से चुन के आएगा। गवर्नमेंट चेक करेगा, गवर्नमेंट चेक करने के लिए भेजेगी एक इंस्पेक्टर को, और वो चेक करेगा क्या कितना बोनस दिया जा रहा है हर एक एम्प्लॉय को। आसान है। और जो भी रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेगा इंस्पेक्टर के पास, और कोऑपरेट करेगा इंस्पेक्टर की चेकिंग के साथ। इंस्पेक्टर कहता है रजिस्टर मंगाओ तो रजिस्टर मंगाया जाएगा। आसान है। और रजिस्टर को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा, एम्प्लॉयर। तो ये चारों काम कौन करता है भाई, एम्प्लॉयर। ये उसकी ड्यूटी है, यानी कि उसको करना ही पड़ेगा। राइट्स, यानी कि एम्प्लॉयर के राइट्स क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयर जो है वो काट सकता है पैसे आपके, वो चीज। तो राइट्स क्या है एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉयर जो है वो क्या बोलते हैं फोरफिट कर सकता है बोनस। एम्प्लॉयर आपका बोनस जो है वो रोक सकता है, ऐसा कर सकता है कि आपको बोनस दे ही ना। क्यों, क्योंकि बता सकता है कि आपने लॉस कर दिया, कोई घाटा कर दिया। अगर आपने कोई नुकसान कर रखा है तो वो बोनस उसकी भरपाई के लिए रोक सकता है। दूसरी चीज डिडक्शंस, यानी कि डिडक्शंस काटेगा, उसके पास राइट है कि वही वो आपकी सैलरी में से इनकम टैक्स काटेगा। मतलब ये नहीं काटेगा, एक्चुअल में ये काट लेगा मगर बाद में भरना पड़ेगा इसे गवर्नमेंट को। ठीक है। हाँ, डिडक्शंस जितने भी होते हैं, आपने कोई लॉसेस कर दिया, डैमेज कर दिया, तो फिर वो सब डिडक्शंस काटेगा। ठीक है। उसके बाद डिस्प्यूट ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो इसके पास राइट है कि डिस्प्यूट जो भी होता है उसके लिए जा सकता है, ये कहां पे, कोर्ट में और ट्रिब्यूनल में। आसान। हाँ जी। पेनल्टीज, अगर मान लो कोई दिक्कत करता है एम्प्लॉयर, या फिर एम्प्लॉयर कहता है भाई क्या बोलते हैं मैं आपको बोनस नहीं दूंगा, ठीक है, सॉरी भाई नॉइज ज्यादा हो गया, छुट्टी होने का टाइम हो गया, फिलहाल चालू करते हैं। तो एम्प्लॉयर अगर कहता है कि मैं आपको बोनस नहीं दूंगा, या फिर कोई दिक्कत करता है, कोई क्या बोलते हैं क्लेश करता है, तो उस पर गवर्नमेंट पेनल्टी लगाती है, कोर्ट उस पर पेनल्टी लगाता है अगर वो इन सब के साथ कोऑपरेट नहीं करता। ठीक है। कॉर्पोरेट नहीं होता, कॉर्पोरेट होता है। तो कॉर्पोरेट अगर इनके साथ नहीं करता, इंस्पेक्टर के साथ, तो भाई गवर्नमेंट उस पर पेनल्टीज लगा सकती है। और पेनल्टीज कितनी होगी, 6 महीने की जेल हो सकती है और 1000 रुपए जुर्माना हो सकता है। आसान था भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका क्या बोलते हैं पूरा चैप्टर। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है। अगर किसी को नोट्स परचेज करने हैं तो भाई नोट्स परचेज करने के लिए 8059639586 इस नंबर पे कांटेक्ट करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ जी। तो आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह, और टाटा बाय बाय।